हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस की। जी हाँ दोस्तों, टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इसे बैकबोन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक जानना होता है वो होता है टेंस। और टेंस को पढ़ते समय आपको बहुत सारे ट्रबल्स करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बारीकियों को आप समझ नहीं पाते। दोस्तों, सफलता के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है, तो आइए बारीकी को समझते हुए टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस के डिफिनीशन की। किसी कार्य के समय के मुताबिक किसी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। वर्ब मतलब क्या? क्रिया। और फॉर्म मतलब रूप, यानी कि किसी कार्य के समय के मुताबिक, यानी कि जब कोई काम होता है किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में होगा, उसके मुताबिक वर्ब के फॉर्म में, यानी वर्ब का फॉर्म क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है टेंस को पढ़ने से पहले वो ये है कि हम सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब को जाने। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब को समझते हैं। अमूमन हम लोग 3 टाइप के फॉर्म ऑफ वर्ब जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, कम, रन, स्लीप। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए वो का हो जाएगा वेंट, कम का केम, रन का रैन, स्लीप का स्लेप्ट। इसे एक और भी नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या हो जाएगा? गॉन, कम, रन, स्लेप्ट। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गोइंग,
कमिंग, रनिंग और स्लीपिंग। इसे एक और नाम से क्या जानते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और एस ऐड कर लेते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है एस और एस फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसे एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? गोज, कम्स, रन्स, स्लीप्स। इसे क्या कहते हैं? एस और एस फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों मैंने आपको क्यों बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? क्योंकि आप जैसे टेंस का डेफिनेशन देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है? किसी कार्य के समय के मुताबिक, यानी कि कोई भी कार्य प्रेजेंट में होता है, हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, या फिर किसी लंबे समय से होता है, या फिर फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा हो, होता रहा होगा, हो चुका होगा, या फिर एक लंबे समय से होता रहा होगा। वहीं अगर बात करें पास्ट यानी बीते हुए समय की, तो कोई कार्य हो गया, कोई कार्य हो रहा था, कोई कार्य हो चुका था या हो गया था, या फिर किसी लंबे समय से कोई कार्य हो रहा था। तो जो आपने ये कार्य के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन आपने देखा, जैसे अभी मैंने बोला ना, कोई कार्य वर्तमान में होता है, हो रहा है, हो चुका है, या एक लंबे समय से होता है या हो रहा है। तो देखिए इसके फॉर्म में चेंजेस हुए हैं। गो का सेकंड फॉर्म वेट, यानी कि इसका मतलब है जाते हैं, इसका मतलब है आते हैं, इसका मतलब दौड़ते हैं, और इसका मतलब है सोते हैं। सिंपली जनरली मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब शुद्ध रूप से है जाते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं और सोते हैं। देख लीजिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। इसका मतलब हो गया गया या गए, केम आया या आए, रैन दौड़ा या दौड़े, स्लेप्ट सोया या सोए। इसका मतलब है कोई कार्य खत्म हो चुका है, जैसे जा चुका, आ चुका, दौड़ चुका, सो चुका। इसका मतलब है जा रहा, केवल जा रहा है, था या होगा नहीं, जा रहा, आ रहा, दौड़ रहा और सो रहा। इसका मतलब होगा जाता है। क्या मतलब होगा? जाता है, आता है, दौड़ता है, सोता है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा है सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है, जो आपको टेंस जानने से पहले जानना जरूरी होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि आप जब टेंस पढ़ोगे तो आपको जानना पड़ेगा कि टेंस का नंबर, सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो चलिए इसको जान लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू,
you, he, she, it, the boy, the girl, Ram, Rohan, मीना। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। वही हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टेंस में जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अब है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू, दे, वी, द बॉय, द गर्ल, रोहन एंड रोहन, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज, एम, was, goes, comes, ठीक है, has, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर वर्ब। तो आप प्लूरल वर्ब भी देख लेते हैं। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा आर, वर, हैव, कम, गो। तो हमने क्या पहचाना? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, यू, ही, सी, इट, द बॉय, द गर्ल, राम, रोहन, मी। वही अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है यू, दे, वी, द बॉयज, द गर्ल्स, रोहन एंड सोहन। वही अगर बात करें सिंगुलर वर्ब की, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग आता है इज, एम, was, goes, comes, has। अगर वही हम बात करें प्लूरल वर्ब की, तो इसके अकॉर्डिंग आता है आर, वर, हैव, कम, गो, स्लीप। दोस्तों एक बात ये आप समझिएगा कि जब अगर हम ये नाउन में, बॉय क्या है नाउन में, अगर नाउन में एस और ईएस ऐड करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। इतनी बात समझ में आई कि जब हम नाउन में एस और ईएस ऐड कर देंगे, जैसे बॉय है तो बॉय में हम एस और एस ऐड कर देते, एस ऐड कर देते तो प्लूरल होगा। लेकिन हम वर्ब में एस और एस ऐड कर देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे गो में हम एस या एस यानी एस ऐड कर दें तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको जा रहा हूं सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और भी दे दे रहा हूं पर्सन का, क्योंकि पर्सन भी नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर पर्सन भी यूज होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा आई और मी। सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग
यू, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही, सी और इट, he, she, it, they, the boy, the girls, ये सारे। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। एक डाउट मैं आपका और क्लियर करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे आई और यू, आई और यू सिंगुलर के तौर पर, और प्लूरल भी यू है। तो मैं आई और यू का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको आई और यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ यहीं पर। देखिए, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ ये सब्जेक्ट तो क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होती है? सिंगुलर भी यूज होती है और प्लूरल भी। अभी मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी हूं। एम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और एम क्या है? सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए, आई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्ले प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला? आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। ये डिपेंड होता है उसके कंडीशन पर। किसके कंडीशन पे? सेंटेंस के कंडीशन पर। तो हम समझते हैं कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके सेंटेंस के टाइप। अब बात करते हैं यू की। क्योंकि यू सिंगुलर भी सब्जेक्ट लिखा है और प्लूरल भी लिखा है। तो देखिए, जो यू होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। हमेशा किस वर्ब का होता है? प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। अभी मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, यू आर ए स्टूडेंट, और देखिए यू आर स्टूडेंट। देखिए, ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। एक स्टूडेंट की बात करी गई है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। और ये देखिए, यू आर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की बात करी गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी आर का यूज किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि इस यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो चाहे प्लूरल के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अब तैयार हो जाइए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे एक और नाम से भी जानते हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहली बात कि हम जो भी टेंस पढ़ते हैं तो अपने मदर टंग में पढ़ते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो इंग्लिश को भी हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी भी मिक्स करते हैं उसमें और इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, यानी कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम हिंदी की सहायता से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फॉर्म होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसे पहचाना है। तो पहले पहचान के बारे में देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के वर्ब, अभी मैंने क्रिया के बारे में बताया, वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में क्या है, टी है, टी है, ते है, टी हूं, आए। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, वर्ब। देखिए किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, सेंटेंस के अंत नहीं, किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, ते हो, ती हूं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए मैं रोज सेब खाता हूं, मैं रोज सेब खाता हूं। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं हिंदी में, क्योंकि हम टेंस को बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ रहे हैं, हिंदी की सहायता से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस के अंत में, मैं और भी एक बार सेंटेंस लिख देता हूँ, हम बाजार जाते हैं, वो पढ़ता है, तुम लिखते हो, मैं याद करती हूँ, देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, वर्ब क्या होता है, किसी कार्य के करने की एक्टिविटी, जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, रोना उठना, जागना, कहना, ये सब क्या है, वर्ब, क्रिया। तो क्रिया के अंत में जैसे देखिए ताहूं, मैं रोज सेब खाता हूं, मैंने ताहूं, ते है, ता है, ते हो, करती यानी कि ती हूं। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ती हूं आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो मैं रोज सेब खाता हूं, तो इसमें ता है आया, अगर ये आता मैं रोज सेब खाता था या मैं रोज सेब खाया तो ये
जाता हूँ। हमें क्या करना है, बस ये पहचानना है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ते हो, आए, तो उसे हम पहचान जाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि कैसे इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें हिंदी के सेंटेंसेस की, हिंदी के वाक्य देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, रोज सेब खाता हूं, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब। ये फॉर्म होता है हिंदी का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जैसे वह घर जाता है, वह आम खाता है, तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें जानना है इंग्लिश स्ट्रक्चर की, इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए। तो आइए अब इसके रूल को भी समझ लें। तो देखिए हम पहचान गए सबसे पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इससे इसका ट्रांसलेट कैसे करें, इस हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो देखिए रूल होता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसे कहते हैं SRES फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन यही होगा। अभी प्लूरल का भी देख लीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, सिंपली हम रहने देते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बताया। अगर मैं कहता कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं रोज सेब खाता हूँ, तो अब देखिए चूंकि रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि चलिए मैं यहाँ आई। अब क्या है, चलिए छोड़िए, मैं यहाँ पे मैं रोज आम खाता हूँ, तो सबसे पहले आई, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाता हूँ। देखिए आई सिंगुलर है, लेकिन मैंने बताया था कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस के कंडीशन पर। तो आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों को एक कहते हैं, तो इसमें आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी गई। देखिए इसमें एक ही इसमें की बात करी गई है कि मैं रोज आम खाता हूँ। अगर मेरी बात करी, मैं कहूँगा मैं रोज आम खाता हूँ, तो एक ही व्यक्ति की तो बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये याद रखिएगा। तो आई
ईट क्या है? सेब खाता हूं। आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल कब? डेली। इतनी बात समझ में? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैंने कुछ ही देर पहले बताया था वो वी। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल क्या है? देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, हम बाजार जाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद वर्ब का यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? जाना को क्या कहते हैं? गो। कहाँ? मार्केट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है तो इसका क्या होगा? वह यानी कि ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि इस नियम का यूज होगा। सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ही या सी कह लो, ही या सी दोनों सिंगुलर है। द बॉयज भी कह लेते हैं, एक ही साथ में सारा का एग्जांपल लिख रहे हैं। ही, सी, द बॉय, द गर्ल, रोहन स्लैश कर लीजिए, रोहन, सीता, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे क्या है? वह पढ़ता है तो रीड्स। क्या पढ़ता है? बस पढ़ता है। तो रोहन ये क्या होगा? रीड्स हो गया। अब देखिए ही रीड्स वह पढ़ता है, सी रीड्स वह पढ़ती है, द बॉय रीड्स लड़का पढ़ता है, द गर्ल रीड्स लड़की पढ़ती है, रोहन रीड्स रोहन पढ़ता है, सीता रीड्स सीता पढ़ती है। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, जिसे कि एक और नाम से जानते थे, वो क्या नाम था? सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये याद रहे कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखिए मैं याद करती हूँ, मैं याद करती हूँ तो ये होगा आई लर्न। ठीक है, आई लर्न, मैं याद करती हूँ। कुछ भी मान लीजिए, पोयम, आई लर्न ए पोयम, आई लर्न ए पोयम। तो मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी टेंस का निगेटिव आपको समझाता हूँ। तो अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसका भी नियम देखिए, यहाँ पे रूल देखिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, डज नॉट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसके बाद। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, यानी कि वे, बच्चे, हम, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद एट लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए इसे सामने करते हैं। मैं
सेब नहीं खाता। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल का। तो यहां पर होगा आई डू नॉट ईट एन एप्पल। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? वी, हम। उसके बाद क्या यूज होगा? ये प्लूरल है, देखिए इसको भी लिख देते हैं दे, इसको भी लिख देते हैं द चिल्ड्रेन। ठीक है, और एक ही में सबका बना देता हूं। हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो वी अभी सभी के साथ डू नॉट का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो वी डू नॉट, दे डू नॉट, द चिल्ड्रेन डू नॉट। क्या क्या करते हैं? विद्यालय नहीं जाते, हम विद्यालय नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया वी डू नॉट गो टू स्कूल। वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो दे डू नॉट रीड द बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे होंगे तो बुक्स भी अलग अलग ही होंगी, एक बुक नहीं। अब क्या है? बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट। बात समझ में आई? हम स्कूल नहीं जाते या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट रीड द बुक, यानी कि वे किताब नहीं पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते। आई होप आपको ये बात समझ में आई, और जल्दी से आप इंट्रोगेटिव भी जान लेते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दोस्तों देखिए, अगर WH वर्ड्स होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होंगे, तो वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे वह खाना क्यों खाता है, वह कहाँ जाता है, वो किसको मारता है। ठीक है, क्वेश्चनली वर्ड जो है WH वर्ड है, वो सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। लेकिन जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, देखिए क्या वह खाता है। अब मैं कहूं वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है, वे क्या वे विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय क्यों जाते हैं? अगर कोई पूछे हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिसमें WH वर्ड्स पाया जाता है, जैसे क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे। ये क्या है? WH वर्ड्स। व्हाट, वेयर, whom, who, when, which, ये सब क्या है? WH वर्ड्स। और ये देखिए, क्या वह खाना खाता है, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होता है, उस सेंटेंस के पहले क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले डज का यूज होगा। आइए करके देखते हैं। हमने पहले देखा कि क्या वो खाता है, तो हम समझ गए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किसका इंट्रोगेटिव? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले रूल को देखते हैं।
अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड्स हो, यानी कि क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसमें तो है नहीं कहीं पर, क्योंकि अब क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू या डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, डज ही। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि डज ही ईट, क्या वो खाता है, डज ही ईट, लास्ट में क्वेश्चन है, डज ही ईट, क्या वो खाता है। अब देखिए वो क्यों खाता है, अब ये बीच में आया, इसे WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड। अब ये बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्यों को हम इसमें क्या कहते हैं, वाई, वाई। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। अब देखिए क्यों, वाई सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर होगा वाई एच, वाई। देखिए सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड। अब डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो हमने लिखा डज, तो वाई डज ही, उसके बाद वर्ब क्या है, ईट, तो वाई डज ही ईट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या वे विद्यालय जाते हैं, क्या वे विद्यालय जाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद वर्ब यानी कि जाना को क्या कहते हैं, गो, वर्बों का फर्स्ट फॉर्म हो गया तो वर्ब, डू दे गो, कहाँ, टू स्कूल, तो क्या होगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, ये बात समझ में आई। अब देखिए आखिरी सेंटेंस समझाना, हम विद्यालय क्यों जाते हैं। वैसे तो पूछने की बात है नहीं, फिर भी सेंटेंस है, सभी जानते हैं कि हम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड्स ढूंढते हैं। देखिए सेंटेंस में कहाँ है, यहाँ, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, वाई, वाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, डू का यूज करेंगे, वाई टू। उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, वी, उसके बाद वर्ब दो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू। तो क्या हुआ, वाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं। तो गाइस मुझे यकीन है कि आपको टेंस का पूरा समझ में आया होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। गाइस और भी आगे वीडियो का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। आप अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।